अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। बड़ी ही जसारत की बात होती है कि जब एक स्टूडेंट अपने ही टीचर के को काउंटर करे सामने से और इख्तलाफ राय रखे और मेथडोलॉजी में क्रैक पाए। क्या बातें कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से बातें हो रही हैं। देखिए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं सर फुरकान कुरैशी के बारे में कोई वीडियो बनाऊं। राइट, आपने मेरी मल्टीवर्स वाली वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैंने क्रिएटर की पूरी रील का एनालिसिस किया है। ये समझ लीजिए एनालिसिस इस टाइप का किया है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज निकाले हैं। लेकिन हम सबको पता है फुरकान कुरैशी ब्लॉग, जिसे नहीं पता वो इस वीडियो को छोड़ के चला जाए, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका इस वीडियो को देखने का। लेकिन जिसे पता है वो ये बात जानता है कि फुरकान कुरैशी ब्लॉग मुझ जैसे हज़ारों लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मुझ जैसे हज़ार लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ स्टडी है, मुझ जैसे हज़ार लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ से इल्म हासिल हम करते हैं, करते थे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बड़ा ही मुश्किल होता है फुरकान कुरैशी सर के वीडियोस को क्रिटिकली एनालाइज करना, लेकिन ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसके रीजंस मैं आपको देना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि फुरकान कुरैशी सर की जो अभी रीसेंट वीडियो आई है प्री एडमिक स्पीसीज़ के ऊपर, आई सेज वाली वीडियो, अगर आपने देखी होगी तो वो ज़रा आप जाके देखें। और वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये उसी के ऊपर होने वाला एक रिएक्शन है। असल में फुरकान कुरैशी ने मेरी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज की, एक अलग टॉपिक है और ये मैं कभी और तफसील से बताऊंगा। लेकिन अभी ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आई है, इसके बाद मेरा क्या रद्द अमल है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है फुरकान सर से, और मेरे क्या क्वेश्चन है। राइट, एज अ स्टूडेंट ऑफ कुरान, एज अ स्टूडेंट ऑफ फुरकान कुरैशी ब्लॉग, मैं ये बात समझना ज़रूरी समझता हूँ, मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने सवालात फुरकान सर तक पहुँचाऊँ। क्यों, इसका रीज़न ये क्यों है कि मैं पब्लिक पे आके सब बातें कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट जा नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट फुरकान भाई कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करते नहीं हैं। डीएम्स में कर नहीं सकता इंस्टाग्राम पे, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की। इसीलिए वीडियो ही एक ऐसा वाहिद रास्ता बनता है जहाँ से न सिर्फ मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि किसी भी इंसान की वीडियोस को क्रिटिकली कैसे एनालाइज करना है, बल्कि मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे क्या सवालात हैं और वो सवालात क्यों ज़रूरी हैं। ओके, अब एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है आजकल वो ये हो रही है कि फुरकान कुरैशी ब्लॉग, यानी फुरकान भाई, मैं फुरकान भाई कह के अब पुकारूंगा आगे जितनी भी वीडियो है उसके अंदर। फुरकान भाई असल में मुझे नहीं पता इस चीज़ से अनजान, इस चीज़ से आशना हैं या नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, बल्कि मेरी सफ़र का स्टार्ट भी फुरकान सर से ही हुआ है। हर कोई फुरकान भाई की वीडियोस को एज अ वीडियो ही नहीं देखता, सिर्फ वो उसको एज अ स्टडी नोट्स बनाते हैं, उसके उसे पढ़ते हैं, हर चीज़ हर्फ ब हर्फ समझते हैं। और जब फुरकान भाई कोई भी बात करते हैं तो ये मानते हैं वो लोग, इंक्लूडिंग मी, कि वो कोई भी बात गलत नहीं कह रहे होंगे। हालांकि एक इंसान से ही तवक्को करना काफ़ी गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है, इसीलिए, बल्कि हमारी मोहब्बत है और हमारे उस्ताद से हमारी मोहब्बत है, इसीलिए बस हम ये समझते हैं कि अगर फुरकान भाई ने कोई बात कही है तो इसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होगी। यही चीज़ सोच के मैंने ये वीडियो भी देखी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिल में कुछ ऐसे सवाल उभरे जिसको मैंने अगर दबा देता या उन सवालात को मैं अलग से एड्रेस कर देता बिना फुरकान भाई को एड्रेस किए, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली फुरकान कुरैशी सर के लिए बनाई है और उन सारे लोगों के लिए बनाई है जो फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स के फैमिली मेम्बर्स हैं। राइट, यानी वो इन ब्लॉग्स को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी इंसान फ्लॉ से खाली नहीं होता। हर एक इंसान, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो,
वो एक इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। हालांकि नबियों का एक अलग दर्जा है, बाकियों का एक अलग दर्जा है, वो हायरार्की पूरी सेट है, बट स्टिल एक इंसान होने के नाते आप में वो फ्लॉ का एलिमेंट रहेगा, वो उनसर रहेगा, क्योंकि आप खुदा की मखलूक हैं, ना कि खुदा इन इट सेल्फ, नाउजुबिल्ला। ओके, तो अब यहाँ से वो जो रिसर्च हुई, मैंने किया क्या कि मैंने वो पूरी रिसर्च को डाउनलोड कर लिया। आप देख सकते हैं पूरी रिसर्च को मैंने डाउनलोड कर लिया। रिसर्च डाउनलोड करने का मतलब क्या है कि वीडियो को मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया है इंग्लिश के अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़र्रा बराबर भी, ये भी मैंने इंश्योर किया है, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मुझे ये चीज़ मालूम है कि कैसे करते हैं। दूसरी चीज़, मैंने अपने कमेंट्स वक्तन फ़वक्तन भी रखे हैं जो मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द वीडियो, जब मैं इस बारे में बात करूँगा, और मेरे ख़ुद के जो सवालात हैं वो भी मैं बीच बीच में डिस्कस करूँगा, जिसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे उस्ताद फुरकान कुरैशी दें, और अगर नहीं दे सकते तो इस बारे में सोचें ज़रूर। दूसरी चीज़, जो लोग इसको नेगेटिवली देख रहे हैं कि अरे यार तुम उनके ख़िलाफ़ क्यों बना रहे हो वीडियो, तुम तो उन्हीं के स्टूडेंट हो, पर उनके ख़िलाफ़ क्यों बना रहे हो, तो देखिए यही इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहते हैं कि इस्लाम दीन के अंदर ना कंपटीशन जारी रखो। दीन सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने एक इंसान को फॉलो कर लिया है तो आप जो वो इंसान कहेगा आप उसी की बात को वैसे ही मानेंगे, राइट। आपको खुद से चीज़ें देखनी होंगी, आपको खुद से अकल लड़ानी होगी। यही चीज़ मैं अपनी वीडियोस के लिए भी कहता हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा है तो वो उसे क्रिटिकली एनालाइज करे, उसके बारे में बात करे, उस चीज़ को रखे सामने अगर वो चीज़ गलत है, ताकि मुझे भी मौका मिले उस नए एंगल से उस चीज़ को देख के अपनी बात को सही करने का, राइट। यहाँ पे फुरकान कुरैशी सर ने जो है थोड़े से ब्लंडर किए हैं वीडियो में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उन सब चीज़ों को बताऊंगा और अपने सवालात रखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट कंपैशनेट, पीस बी अपॉन यू, राइट नाउ थाउजेंड्स माइल अवे। अच्छा, अब ये पूरी स्क्रिप्ट है जो फुरकान भाई की उस वीडियो की है। ऑब्वियसली इस पर कॉपीराइट आ नहीं सकता टेक्निकली, क्योंकि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ना कि मैं वीडियो का कोई भी हिस्सा यूज़ करूँगा। तो अगर आपको वीडियो का स्पेसिफिक कोई हिस्सा देखना हो तो आप वीडियो पे जाके ही देख सकते हैं, इसका कोई दूसरा और रास्ता नहीं है, ओके। और दूसरी चीज़, फुरकान कुरैशी सर के बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, आपका कोई सवाल है, आपको क्रिटिकली कोई बात करनी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर करना है तो यू कैन डू इट, बट अगर कोई गलत बात करेगा तो फिर ये गलत है, क्योंकि आप मेरे उस्ताद के बारे में गलत बोलेंगे तो मैं सुनूंगा नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा और अच्छा खासा जवाब दूंगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़बरदस्ती किसी इंसान को डिमीन ना करें, ज़बरदस्ती किसी इंसान को बुरा ना कहें। हाँ, कुछ इंसान होते हैं ऐसे कि उनके लिए बुराई दिल से निकलती है क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा कर रहे होते हैं। उन इंसानों के लिए बस यही है कि जो बुरा कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि भाई आप थोड़ा सा ना एक सूरत है सूरल मसद, वो पढ़ के आए हैं, वो शायद आपके ही कैरेक्टर को दिखाती है। खैर, उन लोगों की तो क्या ही बात करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा कुछ डिटेल बात कर रहे हैं, यहाँ से अब मैं फ़्लो पकड़ूंगा, और फ्लो पकड़ने से पहले मैं बता दूं कि आइसेज वाली वीडियो बनाने से पहले फुरकान भाई की एक पोस्ट के ऊपर मैंने कमेंट किया था, जहाँ पे मुझे तकरीबन अंदाज़ा तो था कि किस बारे में बात होने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई जहाँ से मुझे मेरी जो सवालात हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी चीज़ को आज काउंटर करने वाला हूँ, नहीं, मैं सिर्फ सवालात रखूँगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स, ये मैंने अपनी सोच से नहीं बल्कि नॉर्मल फैक्ट चेकिंग की है, फैक्ट्स को चेक किया है, और ये ज़रूरी इसलिए है, हालांकि ये फैक्ट चेक करना और किसी स्क्रिप्ट में गलती निकालना ये शायद नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं ना, राइट। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमने बिना चेक किए, अगर हमने बिना खुद तहकीक किए किसी की भी बात को, चाहे वो कितनी ही अच्छी तरीके से उस बात को बयान कर रहे हों, अगर हमने उसको एज इट इज़ अपनी ज़िंदगी में उस डेफिनेशन को सेट कर लिया तो ये हमारी गलती होगी। इस कायनात में से
कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के वर्ड्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और जो अक़वाल होगा, कोई भी बात होगी, उसको आपने तहकीक करनी है, देखनी है, और उसको भी अपने दिमाग में तब जगह देनी है, अपने दिल में तब जगह देनी है एज ए डेफिनेशन, जब आप उससे मुतमईन हो जाएं हर एक तरीके के साथ। ठीक है, मैं नहीं हो पाया मुतमईन, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी। ठीक है ना। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी चीज़, मैं स्क्रिप्ट में गलती क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों मैं फ्लो में इंसान गलत बोल देता है, मैं भी फ्लो में बोलता हूँ, मैं तो बिना स्क्रिप्ट के करता हूँ सारा काम। इसलिए क्योंकि फुरकान भाई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, राइट, और डॉक्यूमेंट्री के अंदर स्क्रिप्ट होना लाजमी है। अगर स्क्रिप्ट वो रीड किस तरीके से करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या टेलीप्रॉम्प्टर होता है, क्या टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, क्या वो रिवाइज करते हैं, वो रिहर्स करते हैं 2-3 बार स्क्रिप्ट को, या वो स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं है, इसके बारे में तो खैर मैं इतना नहीं जानता। लेकिन जहाँ तक कि मुझे स्टोरी टेलिंग पढ़ के लगता है, वो पूरी स्क्रिप्ट लगता तो ऐसा ही है कि वो स्क्रिप्ट लिखी गई है, वरना इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो फिर तो उसे सलाम है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ मैं तो नहीं बोल सकता, और शायद जितने को मैंने सुना है आज तक वो भी नहीं बोल पाते। तो ये वर्ड्स जो हैं, हालांकि आपके दिमाग में होता है आइडिया, लेकिन वो मतलब इतनी सही तरीके से उसको इस फ्लो में बयान करना, ये बिना स्क्रिप्ट के मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ठीक है ना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और वैसे भी जब आप फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स तो इंसान स्क्रिप्ट के अंदर ही बोलता है। अच्छा, फुरकान मैंने एक बात करी, राइट नाउ थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे फ्रॉम एनी ह्यूमन सेटलमेंट इन द फ्रोजन आइसी प्लेन ऑफ एंटार्क्टिका, यहाँ से बहुत दूर, हज़ारों मील दूर इंसानों की सेटलमेंट से एंटार्क्टिका के अंदर एक रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर को कॉनकॉर्डिया रिसर्च सेंटर कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है ये। एंड दिस वॉज इन ईयर 2021 दैट व्हेन अ साइंटिस्ट हैव बिगन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड बियॉन्ड एपिका। अब ये भी समझना जरूरी है, 2021 में बिल्कुल बियॉन्ड एपिका को फंडिंग मिली थी, और बियॉन्ड एपिका जो है वो उन्होंने अपने ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किए थे, अंडर आइस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए थे। 2021 में प्रोजेक्ट बियॉन्ड एपिका बना नहीं था, वो बना 2016 के अंदर था, फिर धीरे धीरे वो अच्छा होता गया 2019 में। उसके बाद 2021-22 में उसे फंडिंग मिली यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, और वहाँ पे जाके फिर वो जो है उसने एंटार्क्टिका के अंदर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मेरे इस कमेंट को, कि बियॉन्ड एपिका प्रोजेक्ट जो है ओल्ड आइस प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हुआ 2019 में, और इसकी प्रेपरेटरी कोऑर्डिनेशन फेज जो है वो अर्लियर डेकेड में हो गई थी। इसके बाद जो है इसकी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए एंटार्क्टिका के अंदर, जो कि 2021-22 में हुए समर कैंपेन के अंदर, राइट। तो ये पहले एक फैक्ट था जो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। ओके, ये चीज़ अब यहाँ पे 2021 क्यों लिखी है फुरकान भाई ने, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, लेकिन वो इतनी क्लियरली बात यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाई, क्योंकि ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की बात नहीं, फुरकान भाई कह रहे हैं स्टार्ट ही 2021 में हुआ था। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ऑल दो चलता है, क्योंकि आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, राइट। फुरकान भाई की सबसे खूबसूरत बात जो है, जो उनको हाईलाइट करती है, कि वो इतनी ख़तरनाक स्टोरी टेलिंग करते हैं कि जो बंदा नहीं भी देखना चाह रहा होगा वो भी देख लेता है, और पूरी रात देखता रहता है। तो स्टोरी टेलिंग के अंदर थोड़ा सा ड्रामेटिकली चीज़ों को बोलना, ये कोई बात नहीं, ये आर्ट है उस स्टोरी टेलिंग की। लेकिन जब आप फैक्ट बोलें तो ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा डिटेलिंग पे गौर करें। तो 2019 में शुरू हुआ था, 2016 से स्टार्ट हुआ था ये पूरा कॉनकॉर्डिया रिसर्च सेंटर के अंदर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी। 2019 के बाद जैसे फंडिंग मिली, 2021-22 में इसके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए, राइट। इस पर अगर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक में देने वाला हूँ, इस पर एक लिंक है, अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे ऑफिशियली लिखा हुआ है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंडर में इन्होंने ड्रिलिंग की आइस के अंदर, और ये कंटिन्यू करते रहे ड्रिलिंग नेक्स्ट 4 ईयर्स तक, ये तो सही बात है, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज़ नीचे की मैंने चेक कर ली, ये फैक्ट सही है बिल्कुल, ठीक है ना। दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और ये सब इसमें लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे फिर ये बताते हैं कि कैसे आइस की जो वो होती है प्रॉपर, उस वो पूरी जो सेडिमेंट्री रॉक्स की तरीके से उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ऑन लेयर्स से हम पता लगाते हैं कि वो आइस कब की थी, राइट। तो यहाँ से पूरे इंट्रोडक्शन फुरकान भाई देते हैं अपना, और इस तरीके से वो हर चीज़ को बताते हैं। अब ऑब्वियसली पूरी वीडियो का थोड़ा ना आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे को तो यहाँ पे सवाल रखने हैं, मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा ना रिपीट करने आया,
वीडियो आप देख लीजिएगा जाके। यहाँ पे एक जो पार्ट है, द आइस रिकवर्ड फ्रॉम बियॉन्ड एपिका प्रोजेक्ट हैज शोन रफली एवरी 1 लाख ईयर्स, काइंड ऑफ सही बात है ये, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हर 1 लाख साल के बाद एक लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो थिक आइस शीट से कवर हो जाता है, तकरीबन सही बात है। साइंटिफिक टर्म में इसको मिलांकोविच साइकिल कहते हैं, जिसको हम एवरीडे जबान में आइस एज कहते हैं। यहाँ पे गड़बड़ है, सॉरी। क्यों, देखिए यही बात होती है क्रिटिकली एनालाइज करने की चीज़ को। मिलांकोविच साइकिल जो है वो आइस एज नहीं होती, राइट। मिलांकोविच साइकिल की वजह से होने वाला एक फिनोमेना आइस एज होता है। मिलांकोविच साइकिल और आइस एज एक चीज़ नहीं होती हैं। मिलांकोविच और आइस एज जो है वो एक चीज़ नहीं होती। मिलांकोविच साइकिल्स आर दी चेंजेस इन अर्थ ऑर्बिट एंड रोटेशन दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। ये अर्थ की रोटेशन में और ऑर्बिट में थोड़ा सा चेंज जो होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एसेंट्रिसिटी होती है, एक्सियल टिल्ट होता है, प्रेसिजन होता है। उसमें से ही एक जो इसकी इम्प्लीकेशन होती है, यानी जिसकी वजह से इस पूरी मिलांकोविच साइकिल की वजह से जो एक फिनोमेना होता है उसको आइस एज कहते हैं, राइट। मिलांकोविच साइकिल इन इट सेल्फ आइस एज नहीं होती, ये बात भी यहाँ पे क्लियर करनी ज़रूरी है। ये फुरकान भाई ने उस तरीके से क्लियर नहीं करी और उन्होंने सिंपल ये कहा कि मिलांकोविच साइकिल ही आइस एज होती है, राइट। यहाँ पे वो ये चीज़ क्लियर कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो मिलांकोविच साइकिल जो है वो आइस एज नहीं होती, आइस एज एक ग्लेशियल पीरियड होता है। मिलांकोविच साइकिल्स ऑर्बिटल वेरिएशंस होती हैं, यानी एक इसकी रिलेटेड तो हैं लेकिन ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे बात आ गई समझ में। लास्ट टाइम दिस हैपेंड वॉज 1,15,000 ईयर्स अगो, ठीक है, काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट बताया है, ठीक बताया है, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड IMS-5। अब उन्होंने फुरकान भाई ने IMS बोला था, लेकिन जो उनकी पिक्चर शो हो रही थी इन्फोग्राफिक, उसके अंदर MIS ही था, वो मिस स्पेल्ड हो गया होगा। मैं समझ सकता हूँ, बोलते वक्त इंसान से मिस स्पेल्ड हो जाती हैं चीज़ें, तो IMS इधर लिखा हुआ है लेकिन वो MIS ही था, जो फुरकान भाई MIS ही बोलना चाह रहे थे। MIS बेसिकली क्या होता है, MIS का मतलब होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है MIS की फुल फॉर्म, MIS की फुल फॉर्म, हाँ, MIS की फुल फॉर्म होती है मरीन आइसोटोप स्टेज, ठीक है ना। MIS मतलब मरीन आइसोटोप स्टेज, ठीक है ना। और इसको इन्होंने कहा था जो हमारी अभी 1.5 लाख 1.25 लाख साल पहले हुई थी, उसको MIS-5 कहते हैं, MIS मरीन आइसोटोप स्टेज 5, ठीक है ना। ये स्टेज 5 जो है ये फुरकान भाई की स्क्रिप्ट है। जो स्टेज 5 है ये इंटेंसिटी बताता है कोल्ड की, ठीक है। द हायर द स्टेज द कोल्डर आइस एज वुड हैव बीन, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। देखिए यही चीज़ है ना, मैं ये नहीं कह रहा अरे फुरकान भाई हर चीज़ गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये स्टेट कर रहा हूँ कि आप और आपके देखने में और मेरे देखने में फ़र्क है, राइट। अगर आप भी स्टूडेंट हैं फुरकान भाई के तो इस तरीके से देखना शुरू कीजिए वीडियोज़ को, तो आपके समझ में ये चीज़ आएगी कि सामने वाले इंसान को फीडबैक की ज़रूरत है। सामने वाला इंसान ये जानना चाहता है कि उसकी वीडियो से क्या चेंज आ रहा है लोगों पे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फुरकान भाई को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उनके स्टूडेंट्स एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं उनकी वीडियोस के थ्रू, और ही हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस, बट मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि स्टेज 5 जो है MIS का, ये इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड को नहीं दिखाता। दरअसल ये स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि कंसेक्यूटिवली आते हैं, और इसके अंदर जितने भी ऑड स्टेजेस होते हैं वो वार्म साइकिल को दिखाते हैं। आइस एज और मतलब इंटरग्लेशियल पीरियड के बीच वाली जो वार्म साइकिल होती है उसे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जितना हायर स्टेज होगा उतनी कोल्डर आइस एज नहीं होगी। हाँ आप ये कह सकते हैं रिलेटिवली कोल्डर होगी, लेकिन इसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि स्टेज 5 जो है वो कोल्डेस्ट दिखाएगा, मतलब कोल्ड दिखाएगा। स्टेज 5 के बारे में ये फेमस है, मशहूर है कि स्टेज 5 वार्मर साइड दिखाता है, वो वार्मर पीरियड की तरफ इशारा करता है। आइए इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। स्टेज 5 या विकीपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं, मैंने सबकी लिंक भी दे रखी हैं, यहाँ पे कमेंट्स भी मैंने अपने लिखे हैं, ठीक है ना। मरीन आइसोटोप स्टेज जो होते हैं MIS, ये ऑल्टरनेटिंग वार्म और कूल के पीरियड्स होते हैं अर्थ के पास क्लाइमेट के अंदर, और ये ट्रैक किए जाते हैं ऑक्सीजन के आइसोटोप के रेशियो से, जो कि हमें डीप सी सेडिमेंट कोर के अंदर मिलता है। ऑड नंबर जो है यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये दिखाते हैं 11,
ये दिखाते हैं वार्मर इंटरग्लेशियल पीरियड्स, राइट। इवन नंबर दिखाते हैं कोल्डर ग्लेशियल पीरियड। MIS5 एक्चुअली मोस्टली वार्म इंटरग्लेशियल है, और फुरकान भाई ने क्या कहा कि MIS जो है वो इंटेंसिटी दिखाता है कोल्ड की, ठीक है। और हाइयर द स्टेज द कूलर आइस एज वुड हैव बीन, नहीं ऐसा नहीं है। हाइयर, जितना हाइयर स्टेज होगा आइस एज उतनी कूलर नहीं होगी, बल्कि ये डिपेंड करेगा कि वो इवन है या ऑड है। स्टेज नंबर जो है वो क्रोनोलॉजिकल लेबल्स हैं, वो कोई सीवियरिटी रैंकिंग नहीं है आपकी, राइट। ये मैं नहीं कह रहा, पहले ही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेट कह रहा है। ये जो इनके जहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं शायद वो वेबसाइट्स कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट। मैं क्यों समझता हूँ ये वीडियो में क्लैरिफाई होना ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि ये होना ज़रूरी था, क्योंकि इससे लोगों को गलत तासुर मिलता है। अभी बताऊँगा कैसे। MIS1 जो है वो आज का वार्म होलोसीन है, ठीक है ना। MIS2 जो है वो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम है। MIS5 जो है वो वार्म इंटरग्लेशियल है। MIS11 जो है वो भी वार्म इंटरग्लेशियल है। और MIS12 कोल्ड ग्लेशियल है, यानी इवन नंबर वाले कोल्ड वाली साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑड नंबर वाले वार्म साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। हायर द नंबर इज इक्वल टू कोल्डर, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। बिफोर स्टेज 5 कम स्टेज 8 and before stage come 10, but these scores show that 5 lakh years ago the harshest, coldest and most difficult ice age in the history occurred, जिसको स्टेज 12 आइस एज कहा जाता है। हाँ सही है, ठीक है। स्टेज 12 जो भी हमारे पास मौजूद है वो हार्शेस्ट आइस एज कहना, खैर ये तो थोड़ा ओवर एग्जेजरेटेड बात है कि वो हार्शेस्ट आइस एज थी, क्योंकि उससे भी पहले बहुत हार्शेस्ट आइस एज आ चुकी हैं। लेकिन ये कहना कि इंसान वाली हिस्ट्री में, जहाँ इंसान पाए जाते हैं, उस हिस्ट्री के अंदर ये आइस एज थी, और इसीलिए मैंने इस वाले पार्ट को ग्रीन करा है, क्योंकि मुझे इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत एरर है, लेकिन इतना नहीं है कि इंसान जो है, अब जाहिर सी बात है, आप स्टोरी टेलिंग में थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करते हो तो आप उतनी डिटेलिंग में नहीं जाते। लेकिन वही बात है ना कि हम तो ऐसा रिसर्च देख रहे हैं, तो हमें तो एक एक एविडेंस, खास करके जब वो साइंटिफिक या जियोलॉजिकल एविडेंस होगा तो हमें वो देखना पड़ेगा। अभी आगे इस्लामिक एविडेंसेस भी आएंगे, मैं बात करूँगा उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आइस एज के बारे में इन्होंने, फुरकान भाई ने बिल्कुल अच्छी बात करी। नेचुरल सिस्टम जो है वो अल्लाह ने बनाया ताकि दुनिया हेल्दी रह सके। The coming of an ice age is not something to worry about. In any case, the interval between two ice age in which fallen ice began to melt, plant, trees and foreign began to grow again. The world would green and lush once more. In fact, even today we are living just an interval. ये भी सही बात है, और ये सारी बातें इसलिए ही इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ये सही है। आइए इस पे आ जाते हैं। Life on Earth was flourishing extraordinary in beauty. The history of climate, paleoclimatology bears witness that this was a golden age. ठीक है ना। अब ये फुरकान भाई ने अपनी तरफ से बोला है, यानी ऑब्वियसली एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या वो वाकई में गोल्डन एज थी, है उससे पहले भी क्या पता गोल्डन एजेस हो, ठीक है, अर्थ की हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है ना। स्टेज 12 आइस एज से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, 5 लाख साल से पहले की। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अभी तक फुरकान भाई जो है वो 5 लाख साल पहले की बात कर रहे थे वीडियो के अंदर, यहाँ तक आए, ठीक है ना। लास्ट आइस एज एंडेड अराउंड 12,000 साल, और ये धीरे धीरे करके बता रहे हैं, ठीक है ना। Ice age known as stage 12 which came around 5 lakh years ago, and something about it never happened before and it was never seen after. थोड़ा सा exaggerated statement है, ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता। द पीरियड बिफोर स्टेज 12 वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये फुरकान भाई कहाँ से कह रहे हैं, इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है, तो काइंडली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इसके बारे में बताइएगा ज़रूर। ऑल्दो मैंने इसको कंसिडर किया है, सही बात होगी। सहारा जो है वो हार्श डेजर्ट नहीं था, सहारा ग्रीन था, ये भी बात बिल्कुल काबिल ज़िक्र है। ज़ैम्बेजिया जो है वो नदी फ्लो होती थी इसके थ्रू, ठीक है ना, डेंस फॉरेस्ट से, ठीक है ना। अब ज़ैम्बेजिया कहाँ से फ्लो होती थी, सहारा से तो फ्लो नहीं होती, कहाँ से फ्लो होती है, ऑब्वियसली अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल अफ्रीका से होती है, तो वो भी चलो एक बात मैंने मान ली। अभी तक 5 लाख साल वाली बात कर रहे हैं, यानी फुरकान भाई स्टेज 12 से पहले वाली बात कर रहे हैं, स्टेज 12 से पहले वाली बात कर रहे हैं। स्टेज 12 आइस एज जो आई थी सबसे पुरानी अभी तक की स्टेज 12 आइस एज, उससे पहले वाले स्टेज की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उससे पहले कितना पहले, वो टाइमलाइन हमारे पास नहीं है। अब उसके ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कि
अर्थ जो है वो एक अच्छा पीरियड विटनेस कर रही थी, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो बहुत बैलेंस स्टेट में था, ठीक है ना। अनलाइक टुडे प्लैनेट वाज बीइंग हिट नाइदर बाय अ वेव ऑफ हीट और नॉट कोल्ड ब्लड कोल्ड फ्रीजिंग ऑफ एन आइस एज। दिस वाज द ओनली पीरियड जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर कंटिन्यूअसली कोई मेजर कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर नहीं आया। इसको मैं मान लेता हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई वो नहीं रखा स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, सी लेवल वर परफेक्टली आइडियल एंड ऑल द कॉन्टिनेंट वर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय लैंड। मैं मानता हूँ कि स्टोरी टेलिंग के अंदर आपको उस तरीके से बताना पड़ता है, बट कोशिश यही करनी चाहिए, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, कि व्हेन इट कम्स टू स्टेटिंग द फैक्ट्स, कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ साइंस के एतबार से वो चीज़ बता रहे हैं, उसमें आपका खुद का कोई अमल दखल नहीं है, तो आप उसको एज इट इज़ बताएं और कोशिश करें कि एग्जैक्ट बताएं। इसके अलावा भी अगर आप वो चीज़ स्टोरी टेलिंग के अंदर लेके आना चाह रहे हैं एक ड्रामेटिक वे में, क्योंकि बोलने का एक तरीका होता है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, मैंने भी इस चीज़ पर काम किया है पहले, तो उसके अंदर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो है एक बार स्क्रिप्ट अगर बना रहे हैं तो उसको चेक करें कि क्या मैं सही जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभी तक आप स्टेज 12 की बात कर रहे हो 5 लाख साल पहले की, 5 लाख साल से जस्ट पहले वाले पीरियड की, लेकिन अभी होता क्या है कि फुरकान भाई बोलते हैं ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय लैंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि अराउंड 5 लाख साल पहले अफ्रीका, यूरोप, एशिया जो है वो कनेक्टेड थे सही बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अलग था, साउथ अमेरिका अलग था, एंटार्क्टिका अलग था, और ऐसा कोई भी सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था ही नहीं, क्योंकि फुरकान भाई ने ये बात स्टेज 12 आइस एज के पहले वाले दौर की है। तो अब यहाँ पे हमें जियोलॉजी के हिसाब से वो मतलब एविडेंस ढूंढने होंगे। एविडेंस यही कहते हैं जियोलॉजी के मुताबिक कि 5 लाख साल पहले सारे कॉन्टिनेंट अलग ही थे, सिवाय एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो कनेक्टेड थे। लेकिन फुरकान भाई का कहना ये है कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। तो अगर एक स्पेसिफिक टाइमलाइन पे वो कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे तो कब जुड़े हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप आगे जब आप बात करते हो इसके बारे में तो आप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया की बात तो नहीं करते। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया तो 175 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुका था। इसका मतलब 175 मिलियन साल पहले तो आप नहीं जा रहे हो, राइट। 175 मिलियन साल पहले जाने का मतलब है तकरीबन आप जो है वो करोड़ों दिहाई पीछे जा रहे हैं, राइट। लेकिन वही चीज़ है, लाखों दिहाई अब पीछे जा रहे हो। 5 लाख साल पहले की अगर आपने बात की तो उससे पहले कौन सा दौर, और जस्ट अगर हम उससे पहले वाला दौर भी मान लें तो फिर आपका स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में लैंड से कनेक्टेड थे, ऐसा नहीं था। टुडे वास्ट एटलांटिक ओशन लाइज बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका बट देयर वाज नॉट अ केस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और आपने कहा कि लार्ज जो एटलांटिक ओशन है वो भी लाए करता था इस पीरियड के बीच में, जबकि ये भी गलत बात है। 170 मिलियन साल पहले सेंट्रल एटलांटिक ओशन जो है 170 मिलियन, 5 लाख साल पहले नहीं, 5 लाख तो कुछ नहीं, तिनका है। 170 मिलियन साल पहले, ये मैं नहीं बता रहा, पहली बता रहा हूँ। अब मैं क्यों बताऊँ, ये तो साइंस बता रही है क्योंकि साइंटिफिक स्टेटमेंट है। सेंट्रल एटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका से स्प्लिट होके साउथ वेस्ट अफ्रीका में खुल गया, यानी अब स्प्लिट नहीं हो गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ वेस्ट अफ्रीका को स्प्लिट कर दिया, एटलांटिक ओशन वहां पे आ गया 170 मिलियन साल पहले। 80 मिलियन साल पहले नदर्न पार्ट ऑफ द एटलांटिक ओशन जो है वो पूरी तरीके से खुल गया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में भी, राइट। यानी नीचे से शुरू हुआ, ऊपर पूरा अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग कर दिया। 5 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमन एंसेस्टर जो रहा करते थे और फैमिलियर लैंड एनिमल जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, उनकी फॉसिल से और उनकी पेलियो बायोलॉजी से हमें पता चलता है कि कॉन्टिनेंट जो हैं वो अपनी करंट जोग्राफिक पोजीशन में ही थे, जबकि एटलांटिक ओशन पूरी तरीके से बना हुआ था। तो अब आपका ये बात कहना ये किसी एविडेंस से नहीं मिलता कि सारे कॉन्टिनेंट कनेक्टेड थे 5 लाख साल पहले वाले दौर में। और अगर तो आप 5 लाख साल पहले वाली बात नहीं कर रहे क्योंकि स्टेज 12 की आइस एज तब तक आ गई थी, यानी उससे पहले वाले आप दौर की बात कर रहे हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट दौर था, इसका भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर वन ऑफ द बेस्ट दौर था भी तो उसके बाद सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड बाय लैंड थे, इसका भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। और एटलांटिक ओशन उनके बीच में नहीं था, इसका भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आप ये कहते, अभी बताऊंगा, खैर आगे की बात है।
अच्छा, इंग्लैंड और ये शेल्टर आइलैंड, ठीक है ठीक है, ये सब ठीक है। शीटलैंड आइलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, ये सब कनेक्टेड थे एक दूसरे से बाय लैंड, चलो ये तो सही बात है। सेकेंड थिंग इज दैट मेक्स दिस गोल्डन पीरियड स्पेशल इज ऑल दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी वेदर इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल और टूल्स वेपन फाउंड ओनली आफ्टर दिस पीरियड, ओनली आफ्टर दिस पीरियड। अब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी एवोल्यूशन वाली जो 2 वीडियोस हैं, आप उसके अंदर यही चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने 2 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। एक फॉसिल्स की डेटिंग के बारे में कि किस तरीके से ह्यूमन फॉसिल की डेटिंग की जाती है, और दूसरी चीज़ जो टाइमलाइन ऑफ प्रॉफिट्स थी उसके बारे में। इसलिए मैंने उस तरीके से एवोल्यूशन को मैप किया है, वो पूरी मेरी हाइपोथेसिस है, इसलिए मैंने उसमें एविडेंसेस को एज इट इज़ रखा है और उसके ऊपर से अपनी हाइपोथेसिस बिल्ड की है। लेकिन यहाँ पे फुरकान भाई एज इट इज़ एविडेंस को नहीं रख रहे, क्योंकि फुरकान भाई कह रहे हैं कि ये वही दौर था जिस दौर के अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है ह्यूमन एक्टिविटी के इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, टूल्स, वेपन्स, ये इसके बाद ही मिलते हैं, ओनली आफ्टर दिस पीरियड। अब आपको इसकी उर्दू चेक करनी है तो ऑब्वियसली वीडियो आप देख लीजिएगा। दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का पूरा तो मामला यही है कि 5 लाख साल पहले तो इंसान की जो मॉडर्न जीनस है, होमो, निएंडरथैल्स, ये पाए जाते थे, होमो की स्पीशीज़। हमारे पास उससे भी पुरानी चीज़ें हैं, हमारे पास उससे पुराने टूल्स हैं। 3 मिलियन साल पहले स्टोन्स, 2.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड टूल्स, 1.7 ईयर्स ओल्ड जो हैं हैंड एक्सेस। इसी तरीके से फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस जो कि 2 मिलियन साल पुराने पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलोफिथिकस के 2.8, 3.8। तो ये फिर क्या हो रहा है, यानी एविडेंस जो हैं ये 5 लाख साल पहले के भी हमारे पास मौजूद हैं। तो फुरकान भाई आपने ऐसा क्यों कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी पीरियड में मिलते थे? सवाल है ना ये, और यही सवाल आगे थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि आप जिसको गोल्डन पीरियड कह रहे हो, जस्ट 5 लाख साल पहले वाली बात, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सिर्फ और सिर्फ इसके बाद नहीं मिले, इससे पहले के भी हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हो ये वो मोमेंट हो सकता है जब आदम अलैहिस्सलाम आ सकते हैं दुनिया के अंदर। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे पहले हमारे पास इतने मौजूद हैं। यानी एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, मैं अभी डार्विनियन थ्योरी के अंदर और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने वो चीज़ जो है अपने फहम के मुताबिक अपनी 2 वीडियोस जो एवोल्यूशन के ऊपर है मेरे ही चैनल कुरान मल्टीवर्स पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसका जिक्र कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से 5 लाख साल पहले वाला दौर वो दौर नहीं हो सकता टेक्निकली जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। क्यों? क्योंकि जो भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं उसमें 3 लाख साल पुराने फॉसिल्स हमारे पास हैं, 4 लाख साल पुराने फॉसिल्स हमारे पास हैं। और अगर आप उसको प्री एडमिक स्पीसीज मान भी रहे हो, अगर आप उसे प्री एडमिक स्पीसीज मान भी रहे हो, उसके बावजूद भी जो हमारे पास उनकी तरीका कार है चीज़ों को करने का, वो काफ़ी हद तक जो है इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पुराने फॉसिल्स जो हैं वो प्री एडमिक स्पीसीज से कहीं ज़्यादा बढ़कर हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 5 लाख साल पहले आदम अलैहिस्सलाम आ जाएं और वो दौर सबसे बेहतरीन दौर हो। चलो ये तो मान भी सकते हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम आए और उनके आने के पहले भी हमारे पास फॉसिल्स मौजूद हो। यहाँ पे मैंने वही चीज़ अपनी एवोल्यूशन वाली वीडियो में रखी थी। 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो टाइमलाइन जो है वो डायलेटेड है, इसलिए फॉसिल्स हमें इस तरीके के मिल रहे हैं, जो कि हो भी सकता है क्योंकि हमारे पास उसकी कुछ दलीलें भी मौजूद हैं रिलीजियस सोर्सेज से। लेकिन जो प्री एडमिक स्पीसीज के फॉसिल्स हैं, आप उनकी फॉसिल डेटिंग को ख़राब नहीं कह सकते, आप उनकी फॉसिल डेटिंग्स को गलत नहीं कह सकते। या आप ये कह सकते हो कि चलो ऑस्ट्रेलोफिथिकस जो थे, जो पुरानी होमो हैबिलस थे, होमो इरेक्टस थे, ये हो सकते हैं गलत, ये एडमिक स्पीसीज नहीं हो सकती, ये प्री एडमिक स्पीसीज हो सकती हैं। लेकिन वो चीज़ कहने के बावजूद भी आपकी ये बात बिल्कुल सच नहीं हो जाएगी कि 5 लाख साल पहले ही आदम अलैहिस्सलाम आए थे। ऑब्वियसली आपने कोई डिवाइनली बोल नहीं दिया कि नहीं यही होगा, बट ये अभी भी कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए तो एटलीस्ट कंफ्यूजिंग है कि ये टाइमलाइन मुझे समझ में नहीं आ रही, वो भी आपके ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद। ओके, एक और स्टेटमेंट, एंड दिस वॉज दी ओनली पॉइंट इन हिस्ट्री व्हेन ऑल दी कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय लैंड, समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन दिस पीरियड। भाई मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ पूरी तरीके से सच। इवन इन माई हाइपोथेसिस, जो मेरी हाइपोथेसिस है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी अपनी हाइपोथेसिस दी है, इंसान को हक है देने का, फुरकान भाई को भी है। लेकिन फुरकान भाई अगर इसको साइंटिफिकली जियोलॉजिकली प्रूव करना चाह रहे हैं तो 5 लाख साल पहले कॉन्टिनेंट्स अलग ही थे, ठीक है। 5 लाख साल पहले सारे कॉन्टिनेंट बाय लैंड जुड़े हुए नहीं थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये नॉर्मल इंटरनेट की बात है, ये नॉर्मल आपकी जियोलॉजी कह रही है।
तो अब मुझे नहीं पता 5 लाख साल पहले से कितने टाइम पहले आपकी बात कर रहे हैं, कितने टाइम पहले की आप बात कर रहे हैं। क्या ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के टाइम की बात है, या सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया उस टाइम की बात है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यूरोप और एशिया की बात है, या इसमें ऑस्ट्रेलिया, डेक्कन प्लेट्यू, आपका क्या कहते हैं, एंटार्क्टिका भी शामिल है? ऑल्दो आपने स्टार्ट तो बात एंटार्क्टिका से की थी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इसमें शामिल हैं, ये हमें नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जब कॉन्टिनेंट मिले हुए थे, भाई कॉन्टिनेंट जो हैं वो मिले हुए नहीं थे, जो कि इंटरनेट, और अगर इसमें कुछ और बात है भी, कोई एक्स्ट्रा डिटेल इसमें आप देना चाहते हो तो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि आपने इसी के ऊपर वो पूरी जो कहानी है उसको बिल्ड किया है, राइट। इवन इन दिस फेज आप चाहे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते, 2 एपिसोड में, बस इस कहानी को आपने जो बिल्ड किया है जिन एविडेंसेस के साथ, वो एविडेंसेस क्लियरली रखने ज़रूरी थे मेरे हिसाब से। इवन ग्रीनलैंड विच टुडे लाइज बरीड अंडर अ वाइड शीट ऑफ आइस कोर डेटा एंशिएंट सॉइल शो दैट एट द टाइम ग्रीनलैंड टू कवर्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, पाइन, कॉनिफर ट्रीज। अच्छा, यहाँ पे ग्रीनलैंड ने ये एविडेंसेस मिलते हैं कि ग्रीनलैंड उस टाइम पे ग्रीन था, जो नाम है उसका, बट पूरा ग्रीन नहीं था, ठीक है ना। हाउएवर साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस, ये मैंने जो अपनी तरफ से नहीं लिखा है, मैंने जहाँ से कॉपी किया है वहीं से मैंने छापा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका वेबसाइट का लिंक भी दिया है। साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ग्रीनलैंड सपोर्टेड फॉरेस्ट ड्यूरिंग मच वार्मर इंटरवल पीरियड, particularly in the Paleocene over 2.5 million years ago, 5 लाख साल पहले नहीं, 2.5 million years ago, and some ancient sediment beneath ice indicate vegetation in the distant past। यानी बहुत सालों पहले, 3 लाख 4 लाख साल क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 25 लाख साल पहले की बात हमारे पास की जा रही है, 2.5 मिलियन ईयर्स होगा, नहीं 25 लाख साल ना, यस 25 लाख, ठीक है ना। 5 लाख से बहुत पहले ग्रीनलैंड वेजिटेशन थी ग्रीनलैंड में। हाउएवर ड्यूरिंग MIS 1312 अराउंड 5 लाख साल पहले ग्रीनलैंड स्टिल पोजेस सब्सटेंशियल आइस शीट, पूरी तरीके से वो आइस से वो नहीं था, कुछ हिस्से थे कुछ हिस्से नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैंने इतना खास वो नहीं दिया। देयर आर ह्यूमन मेड वेपन टूल एंड फॉसिल्स विच बिकम लेटर ऑन, ठीक है ना। मैनी ये तो हमने अभी बता दिया, बहुत सारे टूल 5 लाख साल पहले से भी पुराने हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आर्कियोलॉजी कह रही है, ठीक है ना। इसके बाद मैं टाइमलाइन में मिसहैप है, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, 5 लाख साल पहले की ज़माने की बात की जा रही है। टेक्निकली फुरकान भाई आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ प्लेस कर रहे हैं, मुझे आदम अलैहिस्सलाम की प्लेसमेंट से उस वक्त तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक मुझे कॉन्टिनेंट्स वाली चक्कर समझ में नहीं आ जाता कि कॉन्टिनेंट सारे जुड़े हुए कैसे थे। चलिए, मैं सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का तसव्वुर फिर भी कर सकता हूँ इन माई ओपिनियन, जो मेरा ओपिनियन है उसके अंदर, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कैसे जुड़े हुए थे सारे कॉन्टिनेंट, जबकि साइंस या जियोलॉजी उसके ऑपोजिट बात कर रही है। एटलांटिक ओशन कैसे जुड़ा हुआ था, जबकि जियोलॉजी उसके ऑपोजिट बात कर रही है। तो या तो आप एविडेंसेस को मिसमैच किया है, या स्टोरी टेलिंग के चक्कर में वो एविडेंस मिस हो गए हैं आपसे, इसलिए टाइमलाइन पूरी तरीके से मिसहैप हो गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए आगे जो है वो इब्न जरीर अल तबरी अपनी किताब में कहते हैं। अब यहाँ पे तो देखिए जितने भी हवाले हैं, वो जितने भी क्या कहते हैं, मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहिमहुल्लाह ताला, अल बिदाया वन निहाया इब्न कसीर की रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे जो हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास के अकवाल बताते हैं। अकवाल के अंदर कुछ ज़ईफ़ अकवाल हैं, कुछ थोड़े बहुत सही अकवाल हैं, कुछ इज़राइलियात मानी जाती है, मैं भी कंसीडर करता हूँ बट ऐसी चीज़ों को, क्योंकि स्कॉलरली सोर्स हमारे पास वैसे ही बड़ा स्कैर्स है, बड़ा लिमिटेड है, और उसके अंदर जब हमें ऐसे अकवाल मिलते हैं इन तारीख़ी किताबों से, ख़ास करके मुस्लिम स्कॉलर्स की किताबों से, तो उसको मानना, उसको रद्द करना सरासर नामाकूली होगी, क्योंकि वो जिन्होंने लिखी थी ये चीज़, वो भी कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, वो भी अच्छे खासे आलिम लोग थे, ठीक है। तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखेंगे जिसका कोई भी इम्प्लीकेशन ना हो, और उल्टी सीधी चीज़ें वैसे भी ये आलिमों की शान शान नहीं होती कि वो लिखें। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं जितनी भी तफसीरें, तफसीर दुर्र मंसूर हो गई और तफसीर इब्न कसीर हो गई, तफसीर अल तबरी हो गई, इन सब में लिखी हुई बातों को, और भी हज़ार तफसीरें हैं, ठीक है, और इनकी तारीख़ी किताबें जो हो गई इन उलमाओं की लिखी हुई, मैं इसको मानता हूँ, और इनमें ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत को भी मैं एटलीस्ट तरजीह देता हूँ
कि मैं इसके ऊपर बात करूं और इसके ऊपर एटलीस्ट गौर व फिक्र करूं, इतना मेरा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब फुरकान भाई कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को माउंट सरनदीप पे उतारा, और ये सब उन हवालों से जो कि उन किताबों से आपको मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और, एज अ ऑडियंस, एज अ फुरकान भाई फुरकान कुरैशी ब्लॉग फैमिली मेंबर, आपको ये बात बताना चाहूँगा और आपको समझनी होगी कि रिसर्च ऐसे की जाती है। आप देख रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग को किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया आपके सामने जा रहा है, और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कैसे एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट हो गई। इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ऐसे स्टोरी टेलिंग की जाती है, कनेक्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये बात फुरकान भाई नहीं बता रहे कि पीछे एनालिसिस कैसे वो करते हैं, बताते कैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनकी ये स्क्रिप्ट पढ़ के समझ में आ रहा है कि फुरकान भाई का जो मेथडोलॉजी है वो किस टाइप की है। मैं ऊपर के फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, वो अभी भी अपनी तरफ बरकरार हैं, सवालात उनमें अभी भी वैसे के वैसे ही शामिल हैं, तो ये है अलग बात। लेकिन जो ये आती है, जिस तरीके से फ्लो में चलती हुई आ रही है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती करना, लेकिन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको एटलीस्ट समझें। आप बस आंखें बंद करके वीडियो देख के और एक्साइटेड होके और क्यूरियस होके चले ना जाएं। आप उसको ज़रा रुकें, ठहरें, देखें, समझें, कि उसको ज़रा इमेजिन करें, दिमाग को थोड़ा टाइम दें कि वो दिमाग में आपकी चीज़ जाए। और अगर कोई भी तकलीफ़, कोई भी सवाल है तो उसको पुट करें और बताएं फुरकान भाई को। वरना इस तरीके से आप न सिर्फ उस कंटेंट की बेहुरमती कर रहे हैं जो कंटेंट इतनी मेहनत से प्रोड्यूस कर रहा है बंदा, बल्कि आप उनको फीडबैक ना देके ये भी बता रहे हैं कि यार, और फीडबैक कोई हल्के फुल्के फीडबैक नहीं, या तारीफ़ों की बात नहीं कर रहा मैं। फीडबैक का मतलब क्रिटिकली एनालाइज्ड फीडबैक आप दें, ये मैं चाहूँगा, ताकि हम ग्रो करें। क्योंकि हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है एज अ मुस्लिम उम्मा? ग्रो करना, ठीक है ना। हमें एक दूसरे से ऐसे ही कंपैरेटिव टेक्निकल क्रिटिकल एनालिसिस करने हैं ताकि हम ग्रो हो सकें। सोचिए, अगर उस दौर में जब साइंटिस्ट होते थे, बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, नील बोहर, थॉमस एल्वा एडिसन, इस टाइप के जितने भी साइंटिस्ट हैं, निकोला टेस्ला, अगर ये आपस में ही ना करते, इनके तजाद ना होते, अगर इनके बीच में डिफरेंसेस ना होते, अगर ये एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चनिंग ना करते, तो आज साइंस जिस मकाम पे है उस मकाम पे होती कतन नहीं होती। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चैलेंज करें किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चीज़ को एक क्वेश्चन के थ्रू, एक वैलिड क्वेश्चन के थ्रू, और यही वो ब्यूटी है उस रिसर्च की। इसके बाद फुरकान भाई कहते हैं कि उस दौर के अंदर जो है किस तरीके से हो सकता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को माउंट सरनदीप पे उतारा, बीबी हवा को जद्दा में, इब्लीस को बसरा में, और इस्फहान में सांप को। उसके बाद फुरकान भाई पूरा ये बयान करते हैं कि वो कैसा है, और ये जाहिर सी बात है उन्हीं किताबों के अकवाल हैं जिन किताबों का हवाला ऊपर फुरकान भाई ने दिया। तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये सही है बिल्कुल, अपने हिसाब से बिल्कुल फुरकान भाई ने एक सही बात की है, राइट। तो इधर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, मेरा कोई कमेंट यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है जो इस वाले पार्ट में आती है, ये रही कि यहाँ से दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ पे, हाँ, प्रेजेंट डे इस्फहान के अंदर, जहाँ पे ठीक है, ये पूरा इस्फहान के बारे में और आदम अलैहिस्सलाम के उन कपड़ों के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने बिना स्टिच के कपड़े पहने, और वो सब वो उन्हीं रिवायतों से पता चलता है जो उन किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो वहाँ पे फुरकान भाई ने सिर्फ सिंपली डिलीवरी की है, उसको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करके, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे जो है इस हाइपोथेसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ऊपर से चलती हुई आ रही है सहाबा, वो तो उन किताबों से, तारीख की उन किताबों से, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ चाहे वो ज़ईफ़ ही क्यों ना है। उसके बाद क्लोथिंग की रेफरेंस भी प्लॉजिबल तो है, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी आइस एज के अंदर सिर्फ ढीले ढाले कपड़े, अनस्टिच कपड़े पहन के भी जिंदा रहा जा सकता था, उसकी बहुत सारी टेक्निक थी, ठीक है ना। बट ये चीज़ भी प्लॉजिबल लगती है जिस तरीके से फुरकान भाई ने बयान करी कि नीडल ना होने की वजह से अब ज़रूरत क्योंकि थी उस सुई वाली चीज़ की, सीने की, कपड़ों को टाइटली पैक करने की आइस एज के लिए, इसलिए इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में नीडल वाला इन्वेंशन हुआ। तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, उसको वन ऑफ दी प्लॉजिबल चीज़ हम कह सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। और फुरकान भाई ने भी एब्सोल्यूट नहीं कहा। यहाँ पे भी टाइमलाइन अनक्लियर है। सारी प्रॉब्लम जो उठती है वो टाइमलाइन से उठती है, क्योंकि जब आप टाइमलाइन को करंट फॉसिल से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे, ठीक है ना। बाय द टाइम ऑफ इदरीस यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्क है, नीचे तक आया है, यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक जो प्रॉब्लम आती है
मुझे, मैं भी बताऊंगा। हाँ, यहाँ से जो चीज़ है कि मोस्टली नरेशन है एक्सेप्टेबल बट कनेक्टिंग विद निएंडरथैल्स रेजेस क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। फुरकान भाई ने कहा कि वो जो काबिल की कौम थी, शीस अलैहिस्सलाम की कौम तो चली गई पहाड़ों पे, और काबिल की कौम ने बसेरा कर लिए ज़मीनों पे, और ये वो लोग थे जिनको फुरकान भाई ने क्या कहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो लफ्ज़ मैं भूल चुका हूँ। बस ठीक है, वो पूरा बताया था कि याफस की औलाद में से जैसे याजूज और माजूज थे, ठीक है, और उनका पूरी तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, ठीक है ना, उनकी पूरी एनाटमी चेंज हो गई थी। इसी तरीके से वो जाइंट्स बन गए थे, और फिर कैसे वो हवाला इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम से आता है कि वो इनोक के ज़माने में वो जो वॉचर वाला सिस्टम, वो जाइंट वाला सिस्टम हुआ था, उस टाइप से काफ़ी मिलता जुलती चीज़ है ये। लेकिन अब फुरकान भाई बात करते हैं कि निएंडरथैल्स की। अब फुरकान भाई कहते हैं कि कहाँ पे है, हाँ, केन descendant moved towards the lowland plains, while descendant of Seth, peace be upon him, and the righteous settled in the mountain. They where they were spiritually and where there was spirituality and knowledge, a kind of spiritual intellectual sanctuary. ठीक है, पहाड़ों के बारे में ऐसे कहा जाता है। Meanwhile, among those who living down in the plain, the earliest sin has begun to appear. नीचे वालों में अब गुनाह और आलूदगी उनमें होना शुरू हो चुकी थी। मिक्सिंग ऑफ women and men, इन्वेंशन ऑफ म्यूजिक एंड द वे पीपल आर ग्रेजुअली टूवर्ड्स मिसगाइडेंस। यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे टुडे द एक्सपर्ट्स इन द हिस्ट्री कॉल दिस सेपरेशन एज अ ग्रेट डिवीजन। अब इस चीज़ को जो है एंशंट हिस्ट्री में एक्सपर्ट्स कहते हैं ग्रेट डिवीजन। इसका हमें कोई एक रेलिवेंट एग्जाम्पल मिल जाता तो बेहतर था, कोई एग्जाम्पल इसका दिया नहीं फुरकान भाई ने, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे है। यानी इस ग्रेट डिवीजन के फिनोमेना को मान सकते हैं, लेकिन इस सिमिली मतलब इस मेटाफर में यूज़ करना, इसको एज अ मेटाफर यूज़ करना टू ग्रुप्स के लिए, ये मुझे काफ़ी समझ में नहीं आया है इस तरीके से। खैर आगे बढ़ते हैं। सो कुड द फॉसिल हैव बीन फाउंड बिलोंग टू वेरी पीपल हु बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम गाइडेंस? इफ द आंसर क्वेश्चन इज येस, then a very major mystery of this fossil could be solved. But then this theory also raises a few more questions. From the narration, we do learn that people had split into groups, the righteous and the Jabbarin. But then how did the Jabbarin end up reaching such distant world? The answer is major environmental change. Let me give you an example. Around 74,000 साल पहले एक वॉल्केनो टोबा इरप्ट हुआ था। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं, मैं इधर नीचे आ जाता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो क्या करंट फॉसिल जो हमें इंसानों के मिलते हैं वो उन्हीं इंसानों के हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे एक बात की गई है, ग्रेजुअली व्हेन द आइस एज बिगिन अ मैसिव वॉल ऑफ आइस शील्ड, ठीक है, ठीक है, जब्बारीन वो आइस शीट में कवर हो गया। अब मैं क्या बातें कर रहा हूँ समझ में तो आ नहीं रहा होगा आपको, वीडियो देख के आओ तो समझ में आएगा। जब्बारून जो थे वो जो है, क्या पता उन आइस एज के अंदर ऐसे फंस गए हों जिसके बाद एक और क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, जिसके बाद उनके पास कोई रास्ता ना हो। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द हाइट एंड बिल्ड ऑफ दीज फॉसिल्स। लुक एट द फैक्ट दैट नन ऑफ द फॉसिल फाउंड आर द हाइट ऑफ डिस्क्राइब्ड इन नरेशन। यहाँ पे बड़ा सिंपल सी बात की गई है कि आदम अलैहिस्सलाम तो बहुत ऊंचे थे, 60 क्यूबिट टॉल, ठीक है ना, 90 फीट के, और नरेशन जो हैं वो भी ये बताती हैं कि केन के यानी काबिल की जो औलादें होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो एकदम से छोटे कैसे हमें मिल रहे हैं, फॉसिल्स अगर मिल रहे हैं। फिर फुरकान भाई ने उस चीज़ को कंपेयर किया है निएंडरथैल्स के साथ। निएंडरथैल्स कहाँ होते हैं? निएंडरथैल जो हैं वो निएंडर वैली में पाए जाते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि एक तो इसके बारे में जो है ना कोई हमारे पास ऐसा वो नहीं है सबूत, और सबूत होगा भी नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ। अगर मुझे वो चीज़ मिल गई, असल में इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है कि वो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है। देखिए चलिए मैं अपने हिसाब से अब बताता हूँ, इसके अंदर ढूंढते ढूंढते तो मैं ढूंढता रह जाऊँगा। देखिए फुरकान भाई ने कंपेयर किया है जो बड़ी वो काबिल वाली कौम थी उसको निएंडरथैल्स के साथ। टाइमलाइन का मिसहैप है फिर से। निएंडरथैल्स तकरीबन जो है 75,000 साल पहले से 1 लाख साल या हद 1.5 लाख साल पहले उनके फॉसिल्स मिले, ठीक है। ज़्यादा पुरानी स्पीसीज़ है नहीं, बहुत ही ज़्यादा नई स्पीशीज़ ये हमारे पास मौजूद है ह्यूमंस की, और ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं। लेकिन अगर फुरकान भाई को निएंडरथैल्स के साथ ही कंपेयर करना है काबिल के ज़माने की कौम की, तो ये भी प्लॉजिबल नहीं होता, क्योंकि लॉजिक के बाहर है,
ठीक है ना। आप अगर निएंडरथैल्स को कर रहे हो कंपेयर, तो आपको फिर से टाइमलाइन समझनी होगी। एक टाइम पे आप 5 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, दूसरी टाइम पे निएंडरथैल्स के फॉसिल्स ही हमें इतने जल्दी मिलते हैं, इतने पुराने वो हैं नहीं। चलिए अगर वो मिलते भी हैं 5 लाख साल पहले, जहाँ पे होमो सेपियंस के फॉसिल्स हमें मिलते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलोफिथिकस का क्या, होमो इरेक्टस का क्या, होमो हैबिलिस का क्या, वो कौन थे? ठीक है ना, ये एक सवाल उठता है। ऑल्दो मैंने अपनी वीडियो में समझा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी हाइपोथेसिस फॉर्म की है वो इसी चीज़ के ऊपर रख के है कि आखिर ये टाइमलाइन इस टाइप की क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाबिल काबिल के ज़माने में इस टाइप के लोग नहीं थे और बाद में उनकी हाइट छोटी नहीं हो सकती, वो हो सकती है। और जितने भी साइंटिफिक मेथड बताए, जितने भी तरीक़ाकार बताया फुरकान भाई ने, वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉजिबल तो हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर जो उससे पुराने वाले फॉसिल्स हैं, आप उनके बारे में क्या कहोगे? और उनको आप अगर इंसान की कैटेगरी में नहीं रखते, तो फिर उसके क्या सबूत हैं आपके पास? और अगर सबूत नहीं हैं, तो फिर आप यही कैसे कह सकते हो कि निएंडरथैल्स ही वो लोग हो सकते हैं जो कि उस साल पहले आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे पाए जाते हैं। जबकि एक चीज़ जो नोटिस करने वाली ये है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड था वो बड़ा मिसहैप है, समझ के बाहर है। आपने आदम अलैहिस्सलाम को 5 लाख साल पहले मैप तो कर दिया है, लेकिन 5 लाख साल पहले वो मैपिंग करने के बाद जो करंट टाइमलाइन है फॉसिल्स की, जो करंट टाइमलाइन है चीज़ों की, वो बड़ी हिल जाती है और यहाँ से चीज़ें मेरे समझ में एटलीस्ट नहीं आती। तो इसका जवाब अगर आप दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद ये माना जा सकता है कि लोगों की हाइट छोटी हो जाती है, फॉसिल जो हैं वो घट के छोटे हो जाते हैं। वो सारे एग्जाम्पल आपने जो दिए वो काफ़ी हद तक काबिल कबूल हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि क्योंकि वो ऑल्टरनेट जो ऊपर से टाइमलाइन आप बताते हुए आ रहे हैं फ्लो ऑफ दी स्टोरी के अंदर, तो वो टाइमलाइन बड़ी मिसमैच हो रही है, वो टाइमलाइन बड़ी मिसहैप है, वो समझ में नहीं आ पा रहा। इसलिए मैंने इसमें कोई भी ऐसी गलती तो नहीं निकाली, लेकिन कनेक्ट उन्हें निएंडरथैल्स के साथ करना ये बड़े क्वेश्चंस रेस करता है, क्योंकि पूरी टाइमलाइन ही आपने हिला के रख दी है। या तो आप डेटिंग गलत हो सकती है, क्योंकि डेटिंग जिस तरीके से ऑस्ट्रेलोफिथिकस को 35 लाख साल पहले बताती है और उससे पहले सेलेंथ्रोपस को और पुराने बताती है। अब चलो उसको अगर आप प्री एडमिक स्पीसीज मान भी लो, तो उसके बाद आने वाली जो स्पीसीज हैं जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, आपने उनको तो पूरी तरीके से ओमिट कर दिया, जबकि वो 5 लाख साल पहले से भी पुरानी स्पीसीज हैं। और आदम अलैहिस्सलाम को अगर आप 5 लाख साल पहले वाले दौर में प्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो टाइमलाइन ही इतनी बड़ी है जो कि हमें इतने मिलियन साल पे दिखाई जा रही है, जो कि मेरा भी मुकदमा है और मैंने भी एवोल्यूशन वाली वीडियो में रखा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने उसे गलत मैप किया है, जो कि यहाँ पे लग भी रहा है कि फुरकान भाई ने उस टाइमलाइन में 5 लाख साल पहले वाली टाइमलाइन में गलत मैपिंग की है। ठीक है, अब इस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बट ये क्योंकि मैंने इस तरीके से ही इस चीज़ को समझा है और यही फॉसिल्स बता रहे हैं। ऑल्दो फॉसिल्स जो अपनी टाइमलाइन मैप करते हैं वो लीनियरली करते हैं, मैं टाइमलाइन को रिलेटिव मान रहा हूँ। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो मैंने एवोल्यूशन वाली वीडियोस में अपने बता दिए हैं, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। बट व्हेन यू से कि स्टेज 12 के आइस एज से पहले वाला जो ये पूरा वो था दौर था और इसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सही लगता है सब आना और हर चीज़, तो आप इसको कनेक्ट तो अच्छी तरीके से कर रहे हो, बट यू लैक ऑफ एविडेंसेस एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, जो कि यहाँ पे सवाल उठाए जाना ज़रूरी है कि आखिर वो दूसरी स्पीसीज़ का क्या हुआ। और अगर दूसरी स्पीसीज़ का हमें पता चल भी जाए, लेट से हमें पता चल भी गया किसी तरीके से कि ये टाइमलाइन, तो फिर भी वो टाइमलाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? और अगर उस टाइमलाइन को आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो एग्जैक्टली कहाँ पे 5 लाख साल पहले के दौर में, एग्जैक्टली कहाँ, मतलब उस टाइमलाइन में मेजरली ब्रॉडली आप कहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को प्लेस करोगे, और अगर आप प्लेस करोगे तो कैसे करोगे, राइट? ये सारे सवालात यहाँ से रेज होते हैं, क्योंकि आपने फ्लो में बोल तो दी पूरी चीज़, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपने वो चीज़ बिल्कुल सही तरीके से बोल तो दी, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिस कर दी हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने के अंदर। और उसमें भी निएंडरथैल्स को आपने ऐड कर दिया है, जिसको ऐड किया जाना ठीक है, लेकिन सिर्फ यही कहना कि निएंडरथैल्स उस टाइप की कॉम हो सकते हैं जिनके फॉसिल्स छोटे हो गए हों, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि निएंडरथैल्स कुछ बहुत पुरानी स्पीसीज़ नहीं है इंसानों की, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि निएंडरथैल्स नूह अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने के हों, ऐसा भी हो सकता है निएंडरथैल्स एक अलग ही कॉम हो जो आके फिर एक्सटेंट हो गई हो, उन पर अजाब आ गया हो। ठीक है, आपने पॉसिबिलिटीज़ वीडियो में रखी हैं, मैंने माना, बट फिर भी यहाँ पे
बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन कुछ मिस आइडेंटिफिकेशन है ह्यूमन फॉसिल को लेके, ठीक है ना। और एक और चीज़ आपने कही कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं, पेलियो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, पेलियंटोलॉजिस्ट होते हैं, वो करते क्या है कि ह्यूमन फॉसिल को कभी कभी जब उसकी साइज़ बहुत बड़ा होता है तो वो समझते हैं डायनासोर का फॉसिल्स है। ठीक है, आपके पास इससे रिलेटेड बहुत सारे अकवाल भी होंगे, आपने बहुत सारी स्टडीज़ भी इसके बारे में पढ़ी होंगी, बट ओरिजिनली जो डेटिंग के मेथड्स हैं वो तो गलत नहीं हो सकते ना। ये डेटिंग के मेथड्स हैं, अगर वो गलत हैं, क्योंकि मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा कि वो गलत हो नहीं सकते, करंट जिस तरीके से आप बयान करते हुए आ रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस को जिस तरीके से रखते हुए आ रहे हैं, उस लिहाज से, आपकी वीडियो के लिहाज से, आपके लिहाज से, ये जो करंट डेटिंग मेथड्स हैं ये गलत नहीं हो सकते। ये आपकी वीडियो ऊपर से लेकर नीचे तक कह रही है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि करंट डेटिंग मेथड्स भी गलत हो सकते हैं। और ह्यूमन फॉसिल को सिर्फ डायनासोर के फॉसिल से मिसमैच कर देना, ये इंटरनेट पे पेलियंटोलॉजिस्ट की वेबसाइट्स कह रही हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग दिस, साइंस इज सेइंग दैट, ठीक है ना। लेकिन पेलियंटोलॉजिस्ट का खुद ये मानना है कि ये गलती उनसे डेटिंग में नहीं हो सकती। अब उनका मानना गलत भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से साइंस गलती कर भी सकती है, क्योंकि मैंने भी उसी गलती को दिखाया है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वो श्रिंक वाला जो है कि श्रिंक हो गए, छोटे हो गए, वो चीज़ पॉसिबली तो है, हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती कि वो उस टाइमलाइन में आदम अलैहिस्सलाम को रख के आप फॉसिल्स को छोटा कर दो। अगर वो करती है तो फिर आपको उससे पहले वाली जो स्पीसीज जो हमें मिलती हैं फॉसिल्स से, उनकी टाइमलाइन को या तो सही करके आपको बताना होगा। दूसरा, बाइबल किस तरीके से टाइमलाइन लेके चलती है, क्योंकि बाइबल के अंदर एग्जैक्ट नंबर्स हैं, उसको सही से बताना होगा आपको। और इस चीज़ को एक दो वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत डिटेल के अंदर क्लियर करना होगा, एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट आपसे मेरी यही उम्मीद होगी। ओके, यहाँ पे फिर ये सारी बातें हुई। निएंडरथैल्स फॉसिल लुक सिमिलर इन शेप एंड वर साइज, सो दे वर ऑल गिवन सेम नेम। अच्छा, आपने वही उसी क्या कह सकते हैं, हाँ, उसी फिनोमेना की बात की है जो पेलियंटोलॉजिस्ट के साथ होता है, कि अगर उन्होंने निएंडरथैल जैसा एक देख लिया उस साइड से तो वो सबको निएंडरथैल से कंसिडर करते हैं। ये सब तो चलिए मैं मान सकता हूँ कि डेटिंग के अंदर इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं, बट वही चीज़ है कि अगर डेटिंग में इनएक्यूरेसी आ रही है तो वो डेटिंग इनएक्यूरेसी आप दिखा क्यों नहीं रहे हो। और एक पॉइंट पे आप उसी डेटिंग टेक्निक को, यानी काइंड ऑफ सेम डेटिंग टेक्निक्स एंटार्क्टिका में भी यूज हुई, उन डेटिंग टेक्निक्स के मुताबिक आप आइस एज को रख रहे हो, राइट। उन्हीं डेटिंग टेक्निक से तो MIS आप 1 से लेकर 12 तक बता रहे हैं ना। और अगर MIS 12 को आप उस डेटिंग के हिसाब से रख रहे हो तो आपको सिमिलर डेटिंग से फॉसिल्स को भी रखना होगा। यानी अगर आप उनकी टाइमलाइन को लीनियर लेके चल रहे हो तो आपको फॉसिल्स की टाइमलाइन को भी लीनियर लेके चलना होगा। वहाँ पे आप रिलेटिविटी नहीं लेके आ सकते। मेरा ये मानना है कि रिलेटिविटी है, लेकिन ठीक है, मेरे पास उसके उस टाइप के एविडेंसेस नहीं है, बहुत ही हार्ड कोर एविडेंसेस नहीं है, बड़े बेसिक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बड़े बेसिक मेरे पास रिलीजियस एविडेंसेस हैं जो मैं अपनी एवोल्यूशन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट पार्ट के अंदर फुरकान भाई बस सिंपली इतना कहते हैं कि ऑल्दो ये कोई वो नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट ये एक सवाल है। क्रिटिसिज्म तो मेरा कुछ नहीं होता आपकी वीडियो से, फुरकान भाई की वीडियो से, लेकिन सवाल मेरे यही हैं कि वो टाइमलाइन, और अगर आपको और डिटेल चाहिए इस बारे में तो आप मेरी 2 एवोल्यूशन वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको और डिटेल वहाँ से मिल जाए कि मैं असल में बताना क्या चाह रहा हूँ और मेरा असल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो चीज़ कहाँ से अराइज हो रही है, ये चीज़ समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ठीक है, यहाँ से फुरकान भाई लास्ट पार्ट के अंदर तो वही अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जो स्टूडेंट है अल मसूदी, उनकी एक रिवायत बताते हैं, और ये तो बड़ी अमेजिंग है, ये मैंने पढ़ रखी है, लेकिन इसको दोबारा से सुनना और इस अंदाज में और उन इमेजरीज के साथ देखना बड़ा ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ये मेरे लिए तो, ख़ास करके क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइप की चीज़ें देखने में। तो ये तो खैर एक एंड जो था वो बड़ा ज़बरदस्त किया था वीडियो का फुरकान भाई ने, लेकिन फिर भी यही मेरा मानना है कि मेरे उस्ताद है ना, तो उस्ताद से तो हमेशा इंसान को सवाल करते रहने चाहिए, ठीक है। बल्कि मेरा पूरा जो मुकदमा है वो यही है कि कुरान आपको सवाल करने के लिए बुलाता है, तो अब सवाल करो। अब सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेंगे आपको? तो यही मुकदमा मैं लिए फुरकान भाई की वीडियोज़ से, उन्हीं के ख़िलाफ़ मैंने वीडियो बनाई, उन्हीं के लिए ही वीडियो बनाई, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। और मैंने बताया कि यहाँ पे कहाँ एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है
जिसको क्लियर करना है तो ज़रूरी है, या अगर आप क्लियर करना उसे ज़रूरी नहीं समझते तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अपने फ्लो में चेंज लाना होगा। जिस टाइप की वीडियोस आप बना रहे हैं, वीडियोस का फ्लो चाहे आप मतलब वीडियोस की ड्यूरेशन चाहे आप बढ़ा दें, लेकिन एविडेंसेस के अंदर अब कोताही आपसे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं तो फिर भी बहुत छोटा चैनल लेके बैठा हूँ, तो मेरे तो लोग भी देखने वाले काफ़ी कम हैं, तो अभी मैं तो एक रिकरिंग फेज़ में हूँ कि मैं सही कर सकता हूँ अपनी मिस्टेक्स और नई वीडियोस ला सकता हूँ। लेकिन आपसे लोगों को ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको जो देखने वाले लोग हैं वो लाखों में देख रहे हैं, तो आपसे लोगों को यही उम्मीद है कि जो आप बोलेंगे वही सच होगा, पत्थर की लकीर। क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को जाके पढ़े। नॉर्मल जनरल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए उनको यही लगता है कि यार जो इन्होंने बता दिया वही सही है। वो ना तो पीछे क्लेम देखते हैं, ना एविडेंसेस देखते हैं, ना उसके पीछे की मसलहत को समझते। ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। फिर से मैं कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि डेटिंग सही है और आपकी हाइपोथेसिस गलत है, लेकिन क्योंकि आपकी हाइपोथेसिस जो भी आपने इस कहानी में बताया वो बिल्ड ही उस डेटिंग के ऊपर हुई है, तो उस डेटिंग से ही पे सवालात उठेंगे, राइट। कि अगर ये डेटिंग सही आप मान रहे हैं, बर्फ़ से निकली हुई आइस एज वाली, तो फिर आपको ये डेटिंग भी सही माननी होगी जो कि फॉसिल्स बयान कर रहे हैं। और अगर उसमें तजाद है तो कहाँ है, और आदम अलैहिस्सलाम को आप पुट अगर करते हैं 5 लाख साल पहले तो क्यों करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से रीज़न्स हैं जो कि उम्मीद करता हूँ एवोल्यूशन वाली वीडियोस देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी दिल से शुक्रिया, और किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे लिए, तो उसके लिए बस सलाम कहना चाहूँगा और चलता हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगा। अगर आपने एवोल्यूशन वाली वीडियोस देखनी है तो ये दोनों वीडियोस हैं, देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।